दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से संकट की घड़ी में जब कोई बड़ा मुल्क भारत के साथ एक ऐसे दौर में खड़े होने के लिए तैयार होता हुआ नहीं दिखा, तो क्या उसी के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन की याद आनी थी? और वो भी विदेश भेजने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन। इस देश का इतिहास रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो तो लालू यादव जैसे विपक्षी सांसद पाकिस्तान और दूसरे देशों के दौरे पर भेजे गए। नरसिम्हा राव की सरकार रही हो तो जिनेवा भेजने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भेजे गए। लेकिन पिछले 10-11 सालों की परिस्थिति को देखें तो विपक्ष के बारे में जिस तरह का नैरेटिव इस देश में सेट करने की कोशिश की गई, विपक्ष का मतलब कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई कि ये भारत की राष्ट्रवाद के साथ, भारत की राष्ट्रीय भूमिका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अब आखिर कौन सी परिस्थिति आ गई कि उसी विपक्ष के लिए अब सरकार को स्पेस बनाना पड़ रहा है? और जब स्पेस बनाना पड़ रहा है तो क्या इसमें भी राजनीति की बू आ रही है? दरअसल एक साथ कई सवालों का जवाब ढूंढना अब मौजू हो जाता है। और कई सवालों का जवाब ढूंढना इसलिए भी मौजू हो जाता है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो, ये दो नीतियां सत्ता परिवर्तन के साथ आमतौर पर बदलती नहीं है। विदेश नीति तो खास तौर पर देखा जाता है कि बदलती नहीं है। चाहे जो नेहरूवियन एरा के आदर्श थे, जो विदेश नीति भारत की 1934 में जब कांग्रेस के अंदर विदेश विभाग की स्थापना की गई और राम मनोहर लोहिया उसके अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के फॉरेन सेल के, उस वक्त जो विदेश नीति तय हुई, समाजवादी आदर्शों के साथ जो विदेश नीति तय हुई, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने लोहिया के विपक्ष में चले जाने के बावजूद उसी विदेश नीति के साथ देश को आगे बढ़ाया। उसके बाद में चाहे जनता पार्टी की सरकार आई हो या जनता दल की सरकार आई हो या भाजपा की सरकार आई हो, शिमला समझौते से लेकर लाहौर घोषणा पत्र तक हर जगह भारत की विदेश नीति के आदर्श वही रहे जो आजाद भारत की खुली हवा के झोंके के साथ इस देश ने जो एक स्वतंत्र विदेश नीति तय की थी, उसी के साथ देश खड़ा रहा। लेकिन अब जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में सत्ता यहां तक चली गई कि अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा दिया। क्या हुआ? क्या मिला ट्रंप सरकार का नारा लगाने से? यही कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और भारत पाकिस्तान मसलों पर द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को लेकर ट्रंप ने सीधे सीधे अपनी तरफ से उसमें मध्यस्थता के का खुला ऐलान करना शुरू कर दिया। और अंत तक अब तक वो कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता उन्होंने की है। और इस परिस्थिति में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छीछालेदार होने की गुंजाइश बढ़ती जा रही थी, तुर्की जिसके समर्थन में भारत हमेशा खड़ा रहा, वो तुर्की जब भारत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया, उसके बाद सीज फायर के ऐलान के बाद जब ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश भेजे जाने की बात आई, तो उसमें राजनीति कैसे हो रही है, जरा इसे भी देख लेते हैं। 7 सांसदों को चुना गया है अलग अलग पार्टियों से। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से जो 4 नेताओं के नाम दिए थे उनमें से किसी को नहीं चुना गया, बल्कि शशि थरूर को चुना गया। तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी सांसद को इस योग्य नहीं समझा गया कि वो विदेश जाने वाले किसी डेलीगेशन को लीड करें, जिसके 37 सांसद हैं। चौथे नंबर की पार्टी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस है, उसके किसी सांसद को इस लायक नहीं समझा गया कि तृणमूल कांग्रेस का कोई सांसद किसी डेलीगेशन को विदेशों में जाकर लीड करे और सीज फायर और उसके पहले पहलगाम हमले के बाद की परिस्थितियों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रख सके। लेकिन चुना किसे गया? जरा उस पूरी लिस्ट पर आप नजर डालें और कौन कहां जा रहा है उस पर नजर डालें तो कई सारी चीजें साफ हो जाती है। शशि थरूर का सिलेक्शन किया गया है, कांग्रेस पार्टी के सांसद, केरल से आने वाले सांसद शशि थरूर, वही शशि थरूर जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था इस देश के अंदर में। किसके ऊपर तंज कसते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2012 में यह कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये सवाल मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि किसके ऊपर यह तंज किया गया था। मुझे नहीं पता किसके ऊपर किया गया था।
अब जरा शशि थरूर के नाम के आगे दूसरा नाम देखें, रविशंकर प्रसाद अरब देशों के दौरे पर जाएंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद का सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा वंशवाद का नमूना भारतीय जनता पार्टी में देखना हो तो उसमें से एक रविशंकर प्रसाद दिखते हैं। इनके पिताजी ठाकुर प्रसाद बिहार सरकार में जनसंघ कोटे से उद्योग मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे रविशंकर प्रसाद ये अरब देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। तीसरा नाम संजय झा, जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग प्रेसिडेंट। और संजय झा क्या करेंगे जाकर के, कम से कम संजय झा की विदेश नीति की समझ कितनी है, यदि मेरी जानकारी बहुत कम हो सकता है कि संजय झा की विदेश नीति की समझ इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी या नरसिम्हा राव जैसी हो या शशि थरूर जैसी भी हो। मेरी जो जानकारी है, संजय झा विदेश नीति पर कैसे पक्ष रखेंगे, कम से कम हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं कि वो बेहतर तरीके से जापान और मलेशिया जा रहे हैं तो वहां जाकर भारत का पक्ष रखेंगे कि क्यों सीज फायर की नौबत आई, क्यों उसके पहले भारत को आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी, क्यों पहलगाम के बाद की परिस्थितियों में भारत को कार्रवाई करने पर विवश होना पड़ा, और भारत की स्पष्ट नीति क्या है, ये संजय झा कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। संजय झा के आगे कानी मोई डीएमके से आती है। कानी मोई का सिलेक्शन क्यों किया गया, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। कानी मोई रूस और स्पेन जा रही हैं। इसके अलावा सुप्रिया सुले, जी हाँ, एनसीपी को लेकर कैसी राजनीति चल रही है वो भी आपको बताएंगे। सुप्रिया सुले को साउथ अफ्रीका, केन्या और मिस्र भेजा जा रहा है। अब केन्या में क्या है मामला, जिन गोदी सेठ को सत्ता का करीब माना जाता है, उन गोदी सेठ को शरद पवार का भी करीब माना जाता है। और केन्या में किस तरह की बातें संसद के अंदर गोदी सेठ को लेकर कही गई, ये बात हमारे दर्शकों को भली भांति पता है। तो सुप्रिया सुले यदि केन्या जा रही है तो हम उम्मीद यही रखते हैं कि पहलगाम और उसके बाद की परिस्थितियों पर, पहलगाम से लेकर सीज फायर के बीच की परिस्थितियों पर वो भारत का पक्ष रखेंगी और भारत के स्टैंड को क्लियर करेंगी, ये उम्मीद हम रख सकते हैं। सुप्रिया सुले के बाद श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, शिंदे गुट के सांसद हैं, उन्हें भेजा जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अफ्रीकन कंट्री में। अब वो कितने विदेश नीति के जानकार हैं, कौन सा आला और कौन सा थर्मामीटर लगाएंगे डॉक्टर साहब, वो मुझे नहीं पता। इसके बाद विजयंत जय पंडा बीजू जनता दल में हुआ करते थे और जय पंडा साहब उससे बीजेपी में आए हैं, उनको वेस्टर्न यूरोप के दौरे पर भेजा जा रहा है, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के। और इसी डेलीगेशन का हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि मौजूदा दौर में चाहे वो व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी के मतों से मतभिन्नता रखता हो या उनके मतों के साथ कहीं ना कहीं सहमति रखता हो, असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे वक्ता हैं। असदुद्दीन ओवैसी भारत के पक्ष को, जो लोग जा रहे हैं डेलीगेशन को लीड करते हुए, उनमें से किसी से भी बेहतर ढंग से मजबूती के साथ रह सकते थे। सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को अरब कंट्री और इस्लामिक देशों में क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा सवाल यह है कि जो 7 लोगों का सिलेक्शन किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, इन 7 लोगों में अल्पसंख्यक समुदाय का एक भी प्रतिनिधि, दलित समुदाय का एक भी प्रतिनिधि नेता क्यों नहीं है, यह सवाल है। क्यों कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति नेता नहीं है किसी डेलीगेशन का, क्यों कोई सिख समाज का व्यक्ति नेता नहीं है, क्यों कोई दलित समाज का व्यक्ति नेता नहीं है। शशि थरूर ही नेता हो सकते हैं क्या, सुप्रिया सुले और रविशंकर प्रसाद ही नेता हो सकते हैं क्या, श्रीकांत शिंदे जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं यही नेता हो सकते हैं क्या। तो ये परिस्थितियां बनी हुई है कि इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के बाहर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के डेलीगेशन को भेज रही है या भारत की अंदरूनी राजनीति को साध रही है। भारत के बाहर वो क्या पक्ष रखेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से भारत के पक्ष को रखते हैं। क्योंकि भारत की जो घोषित विदेश नीति रही है, वो सांसद यदि पक्ष ना भी रखे तब भी भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत रही है कि भारत के पक्ष को आसानी से समर्थन मिल जाए। थोड़े समर्थन की कमी साफ साफ देखी गई जब पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में $1.4 बिलियन का लोन पास हो गया। लेकिन क्यों हुआ,
जब विदेश सेवा के अधिकारी के विदेश मंत्री रहते हुए लोन पास हो जाए, जब निर्मला सीतारमण जैसी वित्त मंत्री जो कहती है कि प्याज की महंगाई पर कि मैं प्याज नहीं खाती, उनके वित्त मंत्री रहते लोन पास हो जाए आईएमएफ में पाकिस्तान के लिए, ये तो बहुत चिंता का विषय है कि आखिर हमारी विदेश नीति और हमारी अर्थनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में, विश्व गुरु बताया जा रहा है, वो विश्व गुरु कौन कौन से विश्व चेलों के आगे चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारे सवाल आने वाले वक्त में तब तक अनसुलझे रहेंगे जब तक संसद का अगला सत्र नहीं होता है और इस पर कोई मुकम्मल चर्चा की गुंजाइश होती हुई दिखती नहीं है। लेकिन जो सवाल अभी अनसुलझे नहीं है, जरा उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मकसद से इन 7 सांसदों का चुनाव किया गया। पहला नाम शशि थरूर का ही लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश का एक ट्वीट आया, एक बयान आया दरअसल, और उस बयान को देखें जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, ट्वीट नहीं है दरअसल, माफी चाहेंगे, एक बयान उनका आया है, ट्विटर पर चल रहा है, और उस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना दोनों में फर्क है। तो क्या यह तंज शशि थरूर के लिए था? शशि थरूर उन 4 नामों पर वरीयता कैसे पा गए जो कांग्रेस पार्टी ने इस डेलीगेशन को लीड करने के लिए 4 लोगों का नाम अपनी पार्टी से दिया था? और जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से नाम दिया था, उन 4 नामों पर विचार करना नरेंद्र मोदी सरकार ने जरूरी क्यों नहीं समझा? शशि थरूर ही बेहतर क्यों लगे उन चारों नामों से? लोकतंत्र में एक प्रक्रिया रही है, संसद के अंदर जब कमेटियों का भी चुनाव होता है, चाहे लोक लेखा समिति हो या कोई अन्य समिति, कौन सी पार्टी का कौन सा नेता किसका किस कमेटी का, विपक्ष को यदि कोई कमेटी की अध्यक्षता या मेंबरशिप मिलती है, कौन किस कमेटी में जाएगा, इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष को भी पार्टियां अपनी तरफ से अवगत कराती है। तब जाकर तय होता है कि पीएससी के चेयरमैन वेणुगोपाल साहब होंगे। लेकिन इस एस्टेब्लिश नॉर्म्स का, इस परंपरा का पालन नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया और 4 नामों को दरकिनार करते हुए शशि थरूर को क्यों चुना? ये सवाल मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उससे मेल खाता हुआ तो नहीं दिखता है जो 240 के नंबर के साथ मेल खा रहा है कि 240 के नंबर पर आने के बाद 240 से 272 पहुंचने की गुंजाइश जो भिड़ाई जा रही है, क्या उस गुंजाइश के लिए हर राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं शशि थरूर जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की कवायद तो नहीं हो रही है? ये सवाल अभी मौजूद सवाल बना रहेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि शशि थरूर विदेश नीति के जाने माने लोगों में से गिने जाते हैं, लेकिन यह भी बात सत्य है कि यदि शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने भेजना नहीं चाहा, बावजूद उसके उनका सिलेक्शन क्यों किया गया। अब आते हैं दूसरे नाम रविशंकर प्रसाद पर। बीजेपी का अंदरूनी मसला था, मंत्री बनाने के योग्य नहीं समझे गए तो इसी योग्य समझ लिए गए कि उन्हें विदेश भेज दिया जाए। लेकिन वकील साहब, ये यही वकील साहब है, जब दानिश अली को संसद के अंदर बेहद भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर बोल रहे थे, उस वक्त पीछे बैठकर जो 2 लोग मुस्कुरा रहे थे, उनमें से एक मुस्कुराहट रविशंकर प्रसाद की भी थी। यही रविशंकर प्रसाद जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह पाने के काबिल नहीं है, अचानक इतने काबिल कैसे हो गए कि विदेश जाकर वो भारत का पक्ष रख सके, और विदेश जाकर वो मजबूती से भारत का पक्ष रख लेंगे, ये भरोसा यदि सरकार को है, तो एस जयशंकर के ऊपर जब सवाल उठ रहे हैं तो रविशंकर प्रसाद को उनकी जगह भला क्यों नहीं दी जा सकती? खैर, ये बीजेपी का और नरेंद्र मोदी सरकार का अंदरूनी मामला है, इसको यहीं छोड़ते हैं। सवाल यह है कि सपा और टीएमसी को क्यों जगह नहीं? क्या इसलिए जगह नहीं कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को भेजना पड़ता, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद को भेजना पड़ता, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान को भेजना पड़ता? ये सब तो नहीं था, और इसका फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलता। दलीय लोकतंत्र, अंतरराष्ट्रीय मामलों और इंटरनेशनल डेलीगेशन जो भारत से बाहर जा रहा हो, वहां पर उसको अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि वहां पर अहमियत दी जाती तो याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कभी नरसिम्हा राव नहीं भेजते, लालू यादव को कभी अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर नहीं भेजते। लेकिन ये नई रवायत है, ये अमृतकाल का दौर है, और अमृतकाल के दौर में यदि एक और नाम पर नजर डालें, कानी मोई का नाम है, डीएमके की सांसद है, एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं,
तो क्या उस पार्टी के अंदर भी एक समानांतर नेतृत्व उभारने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को जगाकर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं का सृजन किया जाए? प्रधानमंत्री बार बार तमिलनाडु जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जाना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहीं भी जाना चाहिए, उनका सिलेक्शन किया गया। तो तमिलनाडु का चुनाव भी 2026 में है, बिहार के बाद ही है, लेकिन बिहार के बाद तो बंगाल का भी चुनाव है तमिलनाडु के साथ ही। तो बंगाल के किसी सांसद को मौका क्यों नहीं मिला? बीजेपी अपने बीच से ही किसी को दे देती, टीएमसी से ही किसी को दे देती, कल्याण बनर्जी सदन में इतना अच्छा बोलते हैं, उन्हें ही मौका दे देती, महुआ मोइत्रा को ही दे देती, और महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे को एक ही डेलीगेशन का हिस्सा बनाकर भेज देती, तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता कि इस देश के अंदर तमाम मतभेदों के बावजूद लोकतंत्र जिंदा है, और महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे एक ही डेलीगेशन का हिस्सा बनकर कल्पना कीजिए कि विदेश जाते और मजबूती से पक्ष रखते। लेकिन न तो निशिकांत दुबे गए और न ही महुआ मोइत्रा को भेजा गया डेलीगेशन का लीडर बनाकर। अब आते हैं अगला नाम संजय झा पर। संजय झा जनता दल यूनाइटेड के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो भाजपा के साथ संबंधों के हिमायती हैं। नीतीश कुमार ने उनकी इस ताकत को समझा कि भाजपा के साथ हिमायती है तो कहीं भाजपा के साथ कुछ ज्यादा ही हिमायती तो नहीं बन जाएंगे, लिहाजा उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने के लिए उनका नाम नहीं दिया बल्कि ललन सिंह का नाम दिया गया। तो क्या संजय झा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के संबंधों के सेतु कहे जाते हैं? तो इस सेतु को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जापान और मलेशिया तो नहीं भेजा जा रहा। जापान स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, बिहार में भी बौद्ध धर्म के अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन संजय झा जापान जा रहे हैं और जापान में जाकर भारत का पक्ष कितना रखेंगे और अलायंस में नीतीश कुमार बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबा दिए जाए सीटों के सिलेक्शन में, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो साबित नहीं होंगे, ये भी देखा जाना है। क्या इसी मकसद से तो संजय झा को ज्यादा खुश नहीं रखा जा रहा? उनके घर कई बार फंक्शन में चले गए अमित शाह, आमतौर पर किसी मंत्री के घर भी बहुत कम ही जाते हैं अमित शाह, लेकिन संजय झा के यहाँ जाते हैं। गांधीनगर के विशेष प्रोग्राम में संजय झा आमंत्रित भी होते हैं। अब जरा संजय झा से आगे चले, सुप्रिया सुले, एनसीपी के मर्जर की चर्चा है और एनसीपी के अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के मर्जर की चर्चा है। तो क्या इसके लिए सुप्रिया सुले को अहमियत दिया जाना जरूरी है? और एनसीपी का मर्जर जब होगा तो स्वाभाविक है कि 8 सांसद सीधे सीधे एनडीए के बढ़ सकते हैं। शरद पवार गुट में 8 सांसद है, उनकी नेता है सुप्रिया सुले। 8 सांसद बढ़ेंगे तो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर निर्भरता कम होगी, और निर्भरता कम होगी तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सीटों की संख्या के मामले में बार्गेनिंग पावर को घटाने में मदद मिलेगी। तो क्या इसके लिए सुप्रिया सुले को भेजा जा रहा है? सुप्रिया सुले की काबिलियत पर मैं सवाल नहीं उठाता, लेकिन सुप्रिया सुले का सिलेक्शन जो किया गया है, 8 सांसदों की पार्टी की नेता को भेजा जा रहा है, 37 और 29 सांसदों की पार्टी के किसी नेता को डेलीगेशन का लीडर बनाकर नहीं भेजा जा रहा है, ये सवाल तो उठेगा ही। और जब इसके आगे जाकर के देखें तो कुछ और महत्वपूर्ण नाम आपको दिख रहे हैं, और वो नाम है श्रीकांत शिंदे का। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने तब से वो खुश नहीं बताए जाते हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं, तो उनके सांसद बेटे को कहीं उनकी पार्टी के ज्यादातर लोग वापस उद्धव ठाकरे के साथ न खड़े हो जाएं, इसकी गुंजाइश को रोकने के लिए तो नहीं किया जा रहा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी सरकार से बार्गेनिंग करने की स्थिति में 2 लोग हैं, 2 पार्टियां हैं। वो पार्टी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। आश्चर्य यह है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से उनके 16 सांसद हैं, लेकिन एक को भी नहीं भेजा गया डेलीगेशन का लीडर बनाकर। क्या मकसद है इसका? किस तरह की राजनीति है? आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन नीतीश नायडू यानी नानी फैक्टर पर नरेंद्र मोदी सरकार की निर्भरता को कम कैसे किया जाए, इसके लिए शिंदे गुट भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए शरद पवार की पार्टी भी यदि गठबंधन में आ जाए तो महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके लिए कानी मोई को अहमियत देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लिए शशि थरूर को अहमियत देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यही तो मौजूदा दौर में सत्ता की राजनीति है, और सत्ता की इस राजनीति को यदि देखने और परखने की कोशिश करें तो डेलीगेशन के माध्यम से दिखाया कुछ और जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा,
लेकिन मॉनसून सत्र के पहले संसद के गुणागणित को तो ठीक नहीं किया जा रहा। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिरता, दूसरे तरफ राहुल गांधी के मुद्दे पर लगातार सरकार का झुकते चले जाना, चाहे वो जाति जनगणना के मामले को स्वीकार करना हो, चाहे किसान विवादास्पद कृषि कानूनों को समाप्त करना हो, और चाहे कुछ और मुद्दों पर अब आगे परिस्थितियां जो बनती जा रही है वो देखना हो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मुद्दे पर सरकार का लगातार झुकते जाना मोदी सरकार को इसके लिए तो विवश नहीं कर रहा कि संसद में कोई भी वोटिंग हो रही है, इंडिया अलायंस के 5 सांसद भले ही कम दिख रहे हैं, एनडीए अलायंस के 5 सांसद दरअसल भले ही कम दिख रहे हैं, इंडिया अलायंस तो अपनी 234 की संख्या के आसपास मजबूती से टिका हुआ है और उसकी संख्या बढ़ ही रही है कुछ निर्दलीय और दूसरे लोगों को मिलाकर। तो क्या उसकी एकता को तोड़ना मौजूदा दौर में सत्ता के लिए महत्वपूर्ण हो गया है? चिदम्बरम कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बहुत ज्यादा मजबूती के साथ अब दिखाई नहीं देता। तो क्या चिदम्बरम की बात की सत्यता की पुष्टि के लिए अगले मॉनसून सत्र का इंतजार उचित होगा, या जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है वो डेलीगेशन और डेलीगेशन के दरमियान जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री डेवलप होती है उस पॉलिटिकल केमिस्ट्री का इंतजार ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? सत्ता की राजनीति और देश की राजनीति, विदेश नीति, सबके बीच अंतर संबंध है, सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं कहीं ना कहीं, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता की राजनीति यदि देश की आर्थिक नीति और विदेश नीति इस देश के अंदर किसान नौजवान के मुद्दों के ऊपर हावी हो जाए तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र वोट तंत्र में बदलता चला जाए और डेमोक्रेसी जिसे कहें तो इलेक्ट्रोक्रेसी में अंग्रेजी में कहें तो बदलती चली जाए, तो निश्चित तौर पर इसे शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि वैचारिक आधार आज दलों का इतना कमजोर क्यों हो गया है कि सांसदों का डेलीगेशन कहीं जा रहा है तो सवालिया निशान उस डेलीगेशन के नामों को देखकर उठना शुरू हो गया है। देखते जाइए, यही अमृतकाल है जिस अमृतकाल में सवालों के लिए जगह नहीं है, बल्कि सवाल कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा के बीच में आकर नपे तुले शब्दों में उस खांचे में बिठाने की कोशिशों का हिस्सा भर बनकर रह जाते हैं, जिस खांचे में बिठाने की कोशिशें लोकतांत्रिक समाज कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इन्हीं सवालों को दबाने के लिए जो डेलीगेशन बनाया गया है, इस डेलीगेशन का स्वरूप भी बहुत लोकतांत्रिक नजर नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।